नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 12th प्लस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम JNVU के BSc B.Ed के थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो जो अपना पहला क्वेश्चन होगा वो जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर या ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक के बारे में होगा। तो जो जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर या ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक होता है वो अनुपात या रेशियो होता है टोटल स्कैटरिंग फैक्टर और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का। तो अगर मैं टोटल स्कैटरिंग फैक्टर को कैपिटल F से डिनोट करूं, ये जो मैंने लिखा है टोटल स्कैटरिंग फैक्टर, तो वो मल्टीप्लिकेशन होगा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर का। तो जो ये कैपिटल F है, ये क्या है? कुल प्रकीर्णन गुणांक। और जो स्मॉल f है उसको अपन क्या लिखें? परमाणविक प्रकीर्णन गुणांक या एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहते हैं। और जो ये S है ये क्या होगा अपना? जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर या ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक। तो जो ये जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर होता है या ज्यामितीय प्रकीर्णन गुणांक होता है उसको अपन एक दूसरे फॉर्मूले के द्वारा भी जानते हैं, वो होगा e⁻² πi। तो जो इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो H, K और L है ये किसी भी चालक तल के क्या होंगे? मिलर इंडिसेस या मिलर सूचकांक होंगे। और जो ये U, V और W है, इनको जैसे कि कोई भी पॉइंट होता है अपने लैटिक्स में, तो उस पॉइंट को प्रदर्शित करने के निर्देशांक होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे। और कोई भी जालक में ये जरूरी नहीं है ना कि उसमें एक ही पॉइंट हो, एक ही लैटिस पॉइंट हो, उससे ज़्यादा भी एटम्स या लैटिक्स पॉइंट हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन उसको समेशन से डिनोट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अपने को FCC के जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में भी पूछा है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो FCC में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और उनकी जो लोकेशंस होगी, उनके जो निर्देशांक होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे: 0 0 0, 1/2 1/2 0, 1/2 0 1/2 और 0 1/2 1/2। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये किसकी वैल्यू होती है? अपने U, V और WJ की वैल्यू होती है। तो अब उसको अपन जो अपना ये फॉर्मूला था, इस वाले फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे? पुट करेंगे। इस वाले फॉर्मूले में अपन इसको पुट करेंगे। तो जो अपनी S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? e⁻² πi। सबसे पहले मैं 0 0 0 के लिए लिख रहा हूँ, तो H × 0 प्लस K × 0 प्लस L × 0। ऐसे कैसे मैं अपना जो ईच पॉइंट होगा, सभी पॉइंटों के लिए मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ। तो जो फाइनल जो जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर आता है वो अपने पास कुछ इस प्रकार से निकल के आता है: 1 प्लस e⁻² π, यहाँ पे आयोटा
h/2 प्लस k/2 प्लस e की पावर 2 पाई आयोटा h/2 प्लस l/2 प्लस e की पावर 2 पाई आयोटा k/2 प्लस l/2। तो जो अपना FCC का जो फाइनल जियोमेट्रिकल स्कैटरिंग फैक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो FCC होती है, अंतः केंद्रित घन्य संरचना होती है, उसके ऊपर अपने को प्लेन ड्रॉ करने हैं। कौन कौन से प्लेन ड्रॉ करने हैं? 100 और 110 प्लेन को ड्रॉ करना है। तो जो ये होती है अपनी BCC की स्ट्रक्चर, ये सिंपल BCC की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो उसके कॉर्नर्स के साथ साथ उसके मिडल में भी उपस्थित होता है। तो वैसे के वैसे अब ये जो होगी अपनी BCC होगी, तो इसमें एक मिडल में एक एटम्स होगा और उसके कॉर्नर पे भी एटम होगा, ऐसे कैसे इसके भी मिडल में एटम होगा। तो अब अपने को ड्रॉ करना है, ये जो 110 दे रखा है, ये अपने को HKL की वैल्यू दी रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है अपने को? HKL की वैल्यू दे रखी है, मिलर इंडिसेस की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को इसमें अंतःखंडों को ज्ञात करना होगा। तो जो ये X, Y और Z डायरेक्शंस है, उसको ये कहाँ कहाँ कट करेंगे। तो अंतःखंडों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली कुछ नहीं, जो अपना HKL की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका व्युत्क्रम ले लो। तो जो 110 है, अगर मेरे को यहाँ 110 मिल रहा है तो मैं 1 का व्युत्क्रम ले लेता हूँ, इसका 1 का व्युत्क्रम 1 का उल्टा 1 ही होता है। 0 का व्युत्क्रम मतलब 1 का व्युत्क्रम लेंगे, वो भी 1 का उल्टा 1 ही होता है। और 0 का जो व्युत्क्रम होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, वो इनफाइनाइट होगा। तो अगर मैं 110 ड्रॉ करूँ सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा, जो मेरे को एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी? 1 पे। वाई पे भी कहाँ पे कट करेगी? 1 पे। और जेड पे कहाँ पे कट करेगी? इनफाइनाइट पे। तो अगर मेरी ये एक्स एक्सिस है तो उसको 1 पे यहाँ पे कट करेगी, या यहाँ पे 1 पे कहीं पे भी कट कर सकती है, पूरी एक्स एक्सिस है। अगर वाई पे, तो अगर मैं उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये वाला जो अपना प्लेन होगा, वो वाला प्लेन अपने को क्या कहलाएगा? 110 प्लेन होगा। अगर मेरे को 110 प्लेन ड्रॉ करना हो तो इसमें मैं 100 को उठाता हूँ, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये 0 का उल्टा भी इनफाइनाइट। तो ये y और z एक्सिस को कहाँ कट करेगी? इनफाइनाइट पे। बट x एक्सिस को कहाँ कट करेगी? 1 पे। अगर ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी z एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन होगा वो अपना कौन सा प्लेन होगा? 110 प्लेन होगा। तो यही आपको ड्रॉ करके आना था। तो जो अपना नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सहसंयोजी या सहसंयोजी क्रिस्टल के बारे में। तो सहसंयोजी क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल वो क्रिस्टल होते हैं जिसमें कोई भी दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हों। सहसंयोजक बंध, तो जो बंध क्या होते हैं, अब अपने पास अगर मैं Cl का एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे ही क्लोरीन, अगर मैं Cl2 का एग्जांपल लूँ तो Cl, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एक दूसरे से पेयर हो जाएंगे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेष बच जाएगा। अगर दूसरा, ऐसा कैसे, दूसरा क्लोरीन भी होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाएगा, बाकी शेष क्या हो जाएंगे? वो पेयर अप होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? साझा करता है, गठबंधन कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसने गठबंधन करके वो क्या करेगा? इसके साथ पेयर हो जाएगा। ये जो ये Cl है, ये Cl, इसके पास वो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इन्होंने साझा कर लिए, ये पेयर करके ये वाला बना दिया। तो ये क्या करते हैं, ऐसे करते करते एक जाल का निर्माण करते हैं। बहुत ऐसे करते करते बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ के एक जाल, बहुत बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस, या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें जो
इनमें जो अणुओं के मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा? कोवेलेंट या सहसंयोजी बंध बनेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब इसमें अपने को पूछा है कि नॉर्मल स्कैटरिंग और अम्क्लाम्ब स्कैटरिंग या उनकलाप प्रकीर्णन के बारे में अंतर पूछा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो नॉर्मल स्कैटरिंग होती है इसमें क्या होता है, जो एनर्जी और जो मोमेंटम होगा, जो ऊर्जा और संवेग होगी, वो दोनों क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। तो इसमें क्या है? एनर्जी, और ये तो हो गया एनर्जी, और दूसरा हो गया अपना मोमेंटम। अगर मैं उसको मोमेंटम को चलाएं से ही दिखा देता हूँ, तो ये दोनों क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे? कंजर्व्ड या संरक्षित रहेंगे। और ये किस में होगा? नॉर्मल वाले में। ये हो गया नॉर्मल स्कैटरिंग या सामान्य प्रकीर्णन में ये चीज होगी अपने पास। और वहीं जो अपना ये उनकलाप प्रकीर्णन है, इसको शॉर्ट में अपन यू स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होगा? यू स्कैटरिंग में क्या होगा? तो जो एनर्जी है अपनी वो तो सिंपली क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। और जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व नहीं होगा, नॉट कंजर्व्ड। अब ये जो अपना डायग्राम है, इसमें ये देखो, ये मेरे पास एक फोनॉन का वेव वेक्टर है k1 और ये दूसरे फोनॉन का वेव वेक्टर है k2। तो अपने पास क्या थे? ये नॉर्मल वाले का है तो अपन नॉर्मल वाले में लिखते हैं। तो ये मेरे पास पहले वाले का था k1 प्लस दूसरे वाले का वेव वेक्टर k2। तो ये मिलके अपने को क्या दे रहे हैं? k3 फोनॉन का वेव वेक्टर दे रहे हैं। तो इनमें क्या होगा? इनमें जो एनर्जी होगी इन दोनों की, वो एनर्जी इसके इक्वल होगी, और जो इनका मोमेंटम होगा वो भी मोमेंटम इसके इक्वल होगा। बट जो यू प्रोसेस है अपना, उसमें क्या होगा? तो ये जो k वेक्टर है और ये दो k1 और k2, ये क्या होंगे? अपने इंसिडेंट फोनॉन के वेव वेक्टर हो गए। तो ये जो होंगे वो k3 में तो इक्वल होंगे, पर साथ में एक जी वेव वेक्टर एक्स्ट्रा एडिशनल मिल जाएगा अपने को, जिससे इनकी एनर्जी तो हो जाएगी कंजर्व्ड और मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व नहीं रहेगा। तो ये आपको लिख के आना था। तो सिंपली अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की कमियां, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसकी कमियों के बारे में डिस्कस करना है अपने को। तो अपना जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था, देखो इसमें भी अपन चलते हैं। तो जो पहली कमी थी इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की, ये क्या किया इसने? मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, क्या किया उसने? विद्युत चालकता को डिफाइन किया। किसकी विद्युत चालकता? मेटल्स की। इसने मेटल्स की विद्युत चालकता को तो क्या किया? डिफाइन कर दिया। बट जो सेमीकंडक्टर थे, जो सेमीकंडक्टर थे जिसको अपन कहते हैं अर्धचालक, जो सेमीकंडक्टर अर्धचालक होते हैं, या इसमें एक और कह सकते हैं अपन सेमीकंडक्टर के साथ साथ जो इंसुलेटर्स थे, अचालक, इन दोनों में जो विद्युत चालकता थी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी, उसको ये क्या किया? इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये क्या डिफाइन नहीं कर पाया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये डिफाइन नहीं कर पाया। उसके साथ साथ इसने जो विशिष्ट ऊष्मा होती है अपनी, ये किसको डिफाइन नहीं कर पाया? मेटल्स की विशिष्ट ऊष्मा को भी ये क्या इसने डिफाइन नहीं किया। वो भी किसकी? मेटल्स की विशिष्ट ऊष्मा को भी इसने डिफाइन नहीं कर पाया है। इसके साथ साथ ये और भी काफ़ी लॉज थे जो फिजिक्स के लॉ होते हैं, वो भी ये डिफाइन नहीं कर पाया था। तो इसमें चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है हॉल इफेक्ट,
कि कुछ एप्लीकेशंस बताने हैं अपने को, हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशंस बताने हैं अपने को। तो जो हॉल प्रभाव होता है वो क्या करता है, अगर मैं पहले एप्लीकेशन की बात करूं तो ये क्या करता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस पैदा करता है, कि डिफरेंस करता है कि भाई कौन सा एन टाइप होगा और कौन सा पी टाइप होगा, उसमें डिफरेंस करता है। कैसे करता है कि जो अपना इसमें जब हम अपन प्रयोग करते हैं तो उसमें अपने को RH हॉल नियतांक मिलता है। जो हॉल नियतांक अगर RH की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव का P से ये क्या बन गया, P टाइप। तो अगर हॉल इफेक्ट अपने को RH की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो कौन सा होगा, वो P टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और यदि इसी RH की वैल्यू अपने को नेगेटिव मिल जाए तो क्या होगा, वो कौन सा बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ऐसे कैसे, इसने और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है। काफ़ी रिसर्चर्स जो भी होंगे, रिसर्चर्स जो होंगे, शोधकर्ता जिसको अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ, वो इस पे शोध करते हैं। उन शोधकर्ताओं की क्या होता है, ये बहुत काम आता है। उसके साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूज भी हैं इसके, कई इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है, इंडस्ट्रियल यूजेस उनमें भी काम आता है। और ये कंसंट्रेशन, इससे अपन कैरियर कंसंट्रेशन और किसका पता लगा सकते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन का भी पता लगा सकते हैं। मतलब एक पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मेरे पास कोई भी सेमीकंडक्टर पड़ा है, उस सेमीकंडक्टर का जो भी एक यूनिट वॉल्यूम होगा उसमें जो भी अपने कैरियर होंगे, वाहक होंगे, वो उनकी कंसंट्रेशन या सांद्रता कितनी होगी उसका भी पता ये कौन लगा सकता है, अपन हॉल प्रभाव के माध्यम से लगा सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो अपनी RH की वैल्यू है वो 1/n/q के इक्वल होती है। यहाँ Q या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आवेश या तो धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है। यदि ये ऋणात्मक होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, N टाइप में कैरियर कंसंट्रेशन, और यदि ये धनात्मक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, P टाइप का या धनावेशित का कैरियर कंसंट्रेशन या धनावेशित वाहक सांद्रता, इसका भी ये पता लगा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अपने को डिस्पर्जन रिलेशन या परिक्षेपण संबंध के बारे में जानना है। यदि कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, ये कोई वेव है जो किसी मीडियम में क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, तो इस वेव के वेव नंबर, इस वेव में किसमें, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन बताएगा या इनमें जो रिलेशन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन रिलेशन कहेंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ अ वेव प्रोपेगेट इन अ मीडियम देन द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डिस्पर्जन रिलेशन। अगर और अपन देखना चाहे, इसके एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहे, तो जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो भी होगी उसको भी अपन किसके माध्यम से देखेंगे, डिस्पर्जन रिलेशन के माध्यम से ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इनमें भी जो रिलेशन होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो है, उनमें भी जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, डिस्पर्जन रिलेशन होता है। जो ग्रुप वेलोसिटी है वो होती है d⍵/dk, और जो फेज वेलोसिटी है वो होगी अपनी ω/k। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है P और N टाइप जो सेमीकंडक्टर होंगे, P और N प्रकार के जो अर्धचालक होंगे, उनमें अपने को EF यानी फर्मी ऊर्जा स्तर को बताना है।
अपने को किस में क्या बताना है, इसमें फर्मी ऊर्जा स्तरों को बताना है। तो अपन सबसे पहले जो अपना एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, जो अपना एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, इसमें एन मतलब मैं अगर बनाऊं, ये है मेरा सबसे पहले संयोजकता ऊर्जा स्तर या वैलेंस बैंड। अगर मैं इसको EV से लिख देता हूँ तो ये क्या होता है, सबसे लोवेस्ट बैंड होता है। तो सबसे हाईएस्ट बैंड होगा वो क्या होगा, अपना कंडक्शन बैंड या चालकता या कंडक्शन बैंड होगा। तो इनके बीच में एक यहाँ पे कहीं पे एक और लेवल होगा, उसको बोलेंगे अपन ED, डोनर मतलब दाता। तो दाता ऊर्जा स्तर, यहाँ पे कोई ऊर्जा स्तर होता है, उसको अपन डोनर एनर्जी लेवल या दाता ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो जो चालकता ऊर्जा स्तर है और जो दाता ऊर्जा स्तर है, इनके बीच में जो एक बैंड होगा, ये जो बैंड होगा ना, इसको अपन फर्मी ऊर्जा स्तर या EF बोलेंगे। किसमें, एन टाइप में। तो अगर ये अपन पी टाइप में देखना चाहें, ऐसे का ऐसा लोवेस्ट बैंड तो वही होगा EV, जो अपना संयोजकता बैंड वाला है। हाईएस्ट होगा वो होगा अपना EC, चालकता। तो इसमें कहीं यहाँ कहीं पे भी जो होगा ना, वो होगा एक्सेप्टर लेवल। ये कौन सा है, एक्सेप्टर या ग्राही ऊर्जा स्तर है ये। तो जो ये एक्सेप्टर लेवल है EA और जो ये अपना संयोजकता ऊर्जा स्तर है EV, उनके बीच में एक ऊर्जा स्तर होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, EF या फर्मी ऊर्जा स्तर। किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल आया, देखो। तो इसमें अपने को क्या पूछा है, लार्मर आवर्ती या लार्मर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी को अपन किस फॉर्मूले से निकालें, इसको डिनोट करते हैं म्यू नोट से। म्यू नोट क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। यहाँ आता है गामा B नोट अपॉन 2 पाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो जो म्यू नोट है, ये है अपनी लार्मर आवर्ती या लार्मर फ्रीक्वेंसी, ये अपने को निकाल लिया। और जो ये गामा है, ये है अपना जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। इसकी वैल्यू होती है। तो अपने को यहाँ पे पुट करना है बी नोड की जो वैल्यू है। बी नोड क्या होता है, बी नोड होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 टेस्ला। तो अपने इस फॉर्मूले में अपन रखते हैं। तो जायरोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो है 6.28 इंटू 10⁸ और जो बी की वैल्यू अपने को दे रखी है 2। एक तो ये टेस्ला और इसका जो मात्रक था तो वो था टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन 2 इंटू 3.14। अगर इस कैलकुलेशन को अपन करते हैं तो अपने को मिलता है 0.85 इंटू 10⁸ सेकेंड इनवर्स, या उसी को अपन बोलते हैं हर्ट्ज। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो अगर इसी को मैं और सिंप्लीफिकेशन रूप में लिखना चाहूँ तो ये हो गया अपना 85 मेगा हर्ट्ज। ये क्या हो गया अपना आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले में अपने को पूछा है मृदु
और कठोर अतिचालकों या सुपर कंडक्टर में अंतर। अब पहला है अपना मृदु अतिचालक। चालक, इसको अपन बोलेंगे सॉफ्ट सेमीकंडक्टर। और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा? कठोर अतिचालक या हार्ड सेमीकंडक्टर। तो जो मृदु या सॉफ्ट सेमीकंडक्टर होते हैं उसको अपन टाइप फर्स्ट सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? टाइप फर्स्ट सेमीकंडक्टर। तो इनको क्या बोलेंगे? टाइप सेकंड सेमीकंडक्टर। इनको टाइप सेकंड सेमीकंडक्टर बोल देंगे। तो जो सॉफ्ट अतिचालक होते हैं या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो माइसनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं? माइसनर इफेक्ट को फॉलो करते हैं। और ये जो होंगे वो क्या करेंगे? माइसनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइसनर इफेक्ट क्या होता है। तो माइसनर इफेक्ट क्या होता है? अगर मैं कोई भी सुपर कंडक्टर, ये मेरा कोई सुपर कंडक्टर है, ये मान लो टाइप फर्स्ट वाला ही है, तो मैं कोई भी सुपर कंडक्टर को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर Tc से नीचे के तापमान पर रखता हूँ, तो जो T होगा वो Tc से क्या होगा? कम होगा। तो उसके नीचे के तापमान पे मैं उसको रखता हूँ, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर से जो उसकी बाह्य विद्युत क्षेत्र में मैंने रखा है, तो वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी, क्षेत्र रेखाएं, उसके अंदर से पास नहीं होगी। अगर वो इस चीज़ को फॉलो करता है, इसका मतलब वो माइसनर इफेक्ट को फॉलो करता है। और अगर वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता तो वो माइसनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। माइसनर इफेक्ट को फॉलो नहीं करता। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो अपना सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें पीबी लेड हो गया, HG हो गया, मरकरी हो गया, ठीक, ऐसे हो और काफ़ी होंगे। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें होता है बोरॉन डोप्ड डायमंड। एक तो हो गया बोरॉन डोप्ड डायमंड, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो होगा सिलिकॉन। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर की आपको PDF हमारे 12th प्लस के ऐप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।